नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निहंग विवाद पर बोले सीएम धामी, सबका सम्मान करना उत्तराखंड की संस्कृति, खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा ने तोड़े रिकॉर्ड। अब तक 1.28 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के आईटीआई करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट। 153 सरकारी, 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड के हल्द्वानी काशीपुर में एक ही जमीन की 5 बार हुई रजिस्ट्री, 30 मामलों में होगी प्राथमिकी। उत्तराखंड में ट्रैकिंग रूटों की पहली बार होगी मैपिंग, पर्वतारोहियों की लोकेशन का लग सकेगा पता। उत्तराखंड के 5 जिलों के सरकारी स्कूलों की होगी मिड डे मील की जांच, मदरसों में मिला था फर्जी नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों को विस्तार। खबर देहरादून से, जहां कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने इस घटना को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि पहले पहाड़ों में लोग भाईचारे और आस्था के साथ यात्रा करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ लगातार अराजक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। विधायक बटोला ने कहा कि कर्णप्रयाग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान धारा 144 लागू होना राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होने के कारण इसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। बटोला ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर अपना स्पष्ट रुख रखने की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। बहुत ही चिंताजनक, अफसोस और दुखदाई घटना है। कहना पड़ रहा मुझे कि क्योंकि आप जानते हैं कि श्री वैकुंठ धाम मेरी विधानसभा में और पवित्र हेमकुंड साहिब भी मेरी विधानसभा में, और लोग आज से पहले बड़े भाईचारे से, सौहार्द से, प्रेम से, आस्था से इस क्षेत्र की यात्रा करते थे और आस्था के साथ साथ लोग इस प्रदेश की अपनी खुशहाली के साथ आज की खुशहाली की बात करते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में लगातार पहाड़ों में वैमनस्यता बढ़ रही है, घटनाएं हो रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक बार फिर हिंदुत्व और विकास को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यदि दोनों प्रमुख दलों ने राज्य में विकास के काम किए होते तो आज उन्हें धर्म और हिंदुत्व जैसे मुद्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जनता के बीच विकास के एजेंडे पर वोट मांगने चाहिए, जबकि अंतिम निर्णय जनता को करना है कि वह किस तरह की सरकार चाहती है। कुकरेती ने कहा कि यूकेडी के कार्यकर्ता भी धर्म और आस्था का सम्मान करते हैं और धर्म रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार हैं, लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं कि भाजपा के साथ रहने वाला हर व्यक्ति ही धर्मनिष्ठ हो या हिंदू हो। यूकेडी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि उनकी पार्टी पारंपरिक आस्था और पूजा पाठ का सम्मान करते हुए विकास की राजनीति पर जोर देती है। देखिए वो उनका है। उनके पास, अगर उनके पास उन्होंने विकास किया होता तो तमाम ये चीजें जो है करने की आवश्यकता नहीं थी। हम ये कहते हैं कि आपके अंदर अगर आपने कोई विकास किया है इस राज्य का, तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है? सीधा कहना है हमारा। और दूसरा यह है कि आप ये उत्तराखंड की जनता को देखना है कि आपने इस राज्य को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये इनको जो है मंत्री और संतरी बनाना है या विकास की ओर अग्रसर। देखिए, धर्म के पुजारी हम।
अगली खबर का रुख करते गदरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए एसडीएम ऋचा सिंह ने विभिन्न बूथों और शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बीएलओ और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अभियान की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि अब तक लगभग 50% कार्य पूरा किया जा चुका है। अगली खबर का रुख करते देहरादून से सियासी हलचल की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सरकार की जन विरोधी नीतियों, भूमि घोटाला और भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया गया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके शासनकाल पर सवाल खड़े किए हैं। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल में हुए कथित अवैध खनन और जमीनों पर कब्जों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस की चुप्पी इसलिए थी क्योंकि सभी कार्य सरकार के संरक्षण में हो रहे थे। देखिए, ऐसा है, इनको पहले तो अपने ही कांग्रेस कार्यालय में जाकर दलाली कूच जो होनी है वो करना चाहिए। क्योंकि इनको अपने कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से इन्होंने बंदर बाट करी हुई थी और पूरी खुली छूट दी थी भू माफियाओं को, उसको भी देखना चाहिए। 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि इन्होंने एकदम खुली छूट दी हुई थी कि कोई भी आए खरीद फरोख्त करे, ये सारी चीज़ों का इन्होंने पूरा बंदरबाट किया हुआ था। लेकिन धामी सरकार ने 250 वर्ग मीटर आवासीय रूप में देने का एक कड़ा निर्देश जारी किया और इस सबसे सख्त भू कानून उत्तराखंड में धामी सरकार नहीं लाया। अगली खबर का रुख कर लेते देहरादून में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान कुल 146 शिकायतें दर्ज की गईं, जिन पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन क्षेत्रों से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी और उसी आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके ही साथ ही एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विभागवार विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत, पेयजल, बैंक ऋणी और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों को लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड, इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ निहंग श्रद्धालु नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। निहंग सिखों पर गुरुद्वारे पर कब्जा का भी आरोप लगा है।
नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून को हुई घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गुरुद्वारे की स्थिति नियंत्रण में है। हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित, सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित हो रही है। अधिकारियों ने आमजन, स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। खबर ये भी है कि नगरासू गुरुद्वारे के सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद निहंग अपने उन साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हैं जिन्हें बीते 16 जून को कर्णप्रयाग की तलवारबाजी की घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो इस विवाद की जड़ बताया जा रहा है। वहीं गुरुद्वारे को निहंग सिखों से मुक्त करा लिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा गया है। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਰੁਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ठीक है जी, हुण असीं सही सलामत थल्ले उतरे आए हैं, असीं सही सलामत हाँ, गुरु घर च असीं अपने घर जा रहे हैं। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। जी, निश्चित तौर पर जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जो जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफियाओं का राज है, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, वर्तमान में अराजक वातावरण है। आप देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान किस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, यात्रियों में, स्थानीय लोगों में टकराव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नियंत्रण नहीं है, कानून का राज नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता का अगर कोई भी माहौल हो रहा होता तो इस समय उत्तराखंड की स्थिति इतनी शांत नहीं होती। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो माहौल सामने आया उसको लेकर तत्काल कार्यवाही करी गई है। पुलिस वहां पर मुस्तैदी से लगातार कार्य कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर है और तब जब लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में उत्पन्न हुआ तनाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हाल ही में हुई घटना को किसी भी हालत में धार्मिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मामले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है कि नगरासू की पूरी घटना चिंताजनक और पीड़ाजनक है। सालों से चारधाम यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से संचालित हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्माद और डर का माहौल बना दिया गया है। 6-7 लोगों की अराजकता ने पूरी यात्रा को डिस्टर्ब किया है। ऐसे में सवाल यह है कि शांतवादियों के प्रदेश की आबो हवा को भला कौन लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को भी बेहद सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा के साथ कुंभ का बड़ा आयोजन प्रदेश में होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। रुक करते अगली खबर की। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी को सालों पुरानी कूड़े की समस्या से जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। गोलापार स्थित ट्रचिंग
ग्राउंड में बरसों से जाम लाखों मीट्रिक टन का कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। गोलापार ट्रचिंग ग्राउंड में जमा करीब 1.75 लाख मीट्रिक टन पुराने लेगेसी कूड़े को हटाने के लिए नगर निगम 9 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कंपनी का चयन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में पुराना अनुबंध समाप्त होने के बाद यहां लगे प्लांट के ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे दोबारा कूड़े का ढेर लग पाया। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि नगर निगम ने पुराने और नए कूड़े के प्रबंधन के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। हल्द्वानी नगर निगम ने कानपुर की एक नामी फर्टिलाइजर कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इस योजना के तहत शहर से निकलने वाले गीले कूड़े और प्रोसेस कर उससे कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते खबरों। खबर देहरादून से। प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार व भूमाफियाओं को संरक्षण देने, भूमि मुक्त न कराने और जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर माफियाओं के हवाले कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता अपने आर्थिक हितों के लिए भूमि से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जमीनों की बिक्री इस स्तर तक पहुंच गई है कि भविष्य में लोगों के लिए जगह तक नहीं बचेगी। हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी जमीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह न मिले। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसी 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करें तो हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पार्षद राजेंद्र जीना का निर्वाचन निरस्त किए जाने के बाद अब मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने की तैयारी में है। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में मनमानी की गई। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में भी आयोग ने भी जी भरकर मनमानी की थी और इस मामले में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए वह इस मामले को आगे की अदालत में ले जाएंगे, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार सभी को। वहीं पार्षद राजेंद्र जीना ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज 2 मुकदमे इतने बड़े नहीं थे कि और उनके अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हो चुके थे। उनका आरोप है कि अब कई वर्षों बाद पुराने मामलों को दोबारा सामने लाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया गया है और पुराने मुकदमों को फिर से सक्रिय करवाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अब सब राजनीति दुर्भावना के तहत किया जा रहा है और वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इसके चारों स्तंभ से न्यायपालिका का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन न्यायपालिका ने आज जो आदेश दिया है, तो क्योंकि सीनियर कोर्ट में वो जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य और अचंभित हूँ मैं इस बात को लेकर के कि एक ऐसे केस जो कि कोरोना काल पर कोई एक केस था और उस केस को आधार बना करके अगर कोई चीज़ रद्द कर दी जाती है, वो भी एक चुने गए पार्षद को डिबार कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको भी बोल दिया जाता है कि साहब को आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आप। ये परसों 5:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का फैसला आया और उसमें जो फैसला आया वो हमारे खिलाफ आया है। सिर्फ इस बिंदु को लेके कि आपके खिलाफ जो कोरोना काल में जो केस थे
मामलों को आपने छिपाया है। और तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2023 त्रिवेंद्र रावत सरकार में ये सारे मामले जो कोरोना काल के जो केस हमारे पर जनहित के मुद्दों में लगे थे। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और ऊंचे क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि इन क्षेत्रों में उमस से लोगों को राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। ऐसे में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते देहरादून और मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच वैश्विक अनिश्चितता पर चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक व्यवस्था की रीढ़ है और युद्ध या संघर्ष की स्थिति में यह व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। सांसद ने कहा कि ऐसे हालात में आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना और समुद्री मार्गों में निर्बाध आवाजाही की वकालत की जा रही है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। नरेश बंसल के अनुसार दुनिया की प्रमुख शक्तियां इस दिशा में प्रयासरत हैं कि तनाव कम हो और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। में आज सभी देशों के साथ सबके संबंध हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन अभी जो स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब युद्ध के बादल होते हैं तो अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। शांति होती है तो ठीक प्रकार से सब चलता रहता है, सप्लाई चेन बाधित नहीं होती है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।